नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट और मैं हूं आपके साथ जयापाल। जहां देश के कई हिस्सों में इस समय साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए अब नोएडा समेत एनसीआर के इलाकों में साइबर अपराध और ड्रग सप्लाई रोकने के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया, जो 24 घंटे ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए तत्पर रहेगा। और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने सेक्टर 108 में मौजूद अपने कार्यालय में साइबर सेल और नारकोटिक सेल से जुड़ी व्यवस्थाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही इसमें लोगों की 24 घंटे मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, जो किसी भी समय ऐसे फ्रॉड और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एनसीआर के लोगों की मदद करेगा। तो वहीं साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने अब 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने वाला यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जो कि 0120484610 पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति फोन कर फ्रॉड, लूटपाट, ऑनलाइन धोखाधड़ी, जितने भी मामले हैं उनकी शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही तत्काल इस पूरे मामले पर पुलिस एक्शन लेगी और इन मामलों पर जल्दी से रोक लगाई जा सके। इससे लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और वहीं एनसीआर के लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले इस सेल में 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में भी काम किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक शिफ्ट में 8-8 सदस्य शामिल रहेंगे और पीड़ित व्यक्ति की जो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलते ही टेक्निकल एक्सपर्ट है वो अलर्ट मोड पर आ जाएंगे, जो उसके अकाउंट को सीज करने के बाद व्यक्ति को तत्काल अन्य टेक्निकल मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही नोएडा सहित एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अब उनको लगाम लगाने के लिए ये एक्शन प्लान कितना कारगर साबित होगा और किस तरह से काम करेगा, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे और कुछ खबरें हैं जो पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रही हैं और जिनसे आपको बता दें कि यहाँ लूटपाट की घटनाएं साइबर अपराधियों ने की है। तो श्रावस्ती से यह खबर बता रहे हैं, जहां श्रावस्ती में साइबर ठगों ने कपड़ा रिटर्न करके पैसा वापस करने के लिए बोलकर खाते से 77,200 रुपए उड़ाए हैं। जहां साइबर ठगों ने चंद मिनटों में ठगी को अंजाम दिया और साफ कर दिया कि पीड़ित का जो अकाउंट था वो पूरा साफ कर दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो पूरा मामला है वो कोना थाना क्षेत्र के भोजपुर का बताया जा रहा है। कहाँ निवास करते हैं? भोजपुर। क्या हुआ था आज दोपहर में? आज दोपहर में मीशो से हम एक कपड़ा मंगाए थे जी। उसको रिटर्न करना था हमको। ऑनलाइन हमारा नंबर ढूंढे, फ़ोन मिलाए, इसके बाद उसने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही है, हम इधर से कॉल बैक कर रहे हैं। कॉल बैक हुआ उधर से, उसने कहा कि कितने का लिए थे, हमने बताया तो उसने कहा ठीक है, आपके अकाउंट कैसे कैश लिए थे कि उससे ऑनलाइन, हमने कहा नहीं कैश दिए थे, तो कहा ठीक है पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कोई दिक्कत आ रही है इसलिए इंडियन बैंक में नहीं हो पा रहा है, तो आप डेबिट कार्ड नंबर बता दीजिए। डेबिट कार्ड नंबर उसने एक ऐप दिया, किसी पे आप डायल कीजिए। हमने ऐप खोला और उस पर नंबर डायल किया, उसने बताया स्टार कुछ जो भी बताया उसको हम डायल करते चले गए। फिर अपना अमाउंट जो बताया 786 या 78 वो डायल किए। इसके बाद अपना कार्ड नंबर डायल किए। इसके बाद उसने 40,000 एक बार काटा, 20,000 काटा, इसके बाद 15,000 काटा, फिर 2,200 रुपये काटा। टोटल आपके कितने पैसे? 77,200 रुपये। कितने देर में? उसने लगभग 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर। कहाँ शिकायत की है? हम कप्तान के यहाँ एक एप्लीकेशन दे आए हैं जी। 10-19-30 पे जो है ऑनलाइन किए हैं और वहाँ जो है कौन थी वो बोलते हैं साइबर क्राइम पे भी करके आए हैं। तो देखा आपने किस तरह से साइबर ठगों ने कुछ चंद मिनटों के अंदर ही जो खाता था वो पूरा साफ कर दिया। तो साइबर डीएसपी मंजुला खोदा ने बताया कि महाराष्ट्र के एक वरीय अधिकारी, उनके साथ भी साइबर ठगी हुई है, जहां मोबाइल लोकेशन के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस जामताड़ा जांच के लिए पहुंची है। हालांकि अभी इस संबंध में जांच की जा रही, जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है और जाँच कर रही है। वहीं अपराधी राज्य के लोगों को कस्टमर केयर बनकर लोगों को लोकल भाषा में बात कर उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेते। दूसरे राज्य के लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए की संपत्ति इन अपराधियों को अपनी बना रही है। साइबर अपराधों ने कमाए गए संपत्ति के बल पर अपराधी 3 मंजिला इमारत में रहकर ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे। तो वहीं पूछताछ में पुलिस ने इनके अन्य संपत्ति और साथियों की तलाश में जुट गई है।
तो झारखंड के देवघर और जामताड़ा में साहिबगंज में क्राइम जो साइबर क्राइम की घटना है रोकथाम को लेकर मनोज राय की ओर से जनहित याचिका भी एक हाईकोर्ट में दायर की गई है और जिसमें 23 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई को प्रतिवादी बनाया गया। प्रार्थी के हस्तक्षेप याचिका के आलोक में ईडी से भी शपथ पत्र दाखिल कर ये मांग की गई है। सूचना की जानकारी देने को भी कहा गया है ईडी की तरफ से। तो ये जो तमाम घटनाएं थी ये इस हफ्ते की घटनाएं थी और लगातार जो साइबर अपराध के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रशासन इस पर क्या कुछ पहल कर रही है और ये कितनी कारगर साबित हो रही है इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कुछ खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम चर्चा करेंगे। शशांक त्रिपाठी जी हैं जो कि अधिवक्ता हैं, मोहित यादव जी हैं साइबर एक्सपर्ट है और सनीकांत चीफ जी है सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों खास मेहमानों का JK 24/7 न्यूज में बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शशांक त्रिपाठी जी के पास आएंगे क्योंकि शशांक त्रिपाठी जी देखिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोएडा में भी एक हब बनाया जा रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, एक कॉल सेंटर टाइप का बनाया जा रहा है जिससे लोगों की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द हल हो सकती है। उनको जिस तरह से साइबर अपराध उनके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाई जा सकती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि साइबर अपराध क्यों करते हैं। जी। सबसे ज्यादा आसान माध्यम है पैसा कमाने का। ऐसे लोग जो पहले कोई और अपराध करते थे तो अब वे लोग कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये अपराध करते हैं। तो जो साइबर क्राइम है वो एक्चुअली होती क्या है कि इतनी दूर से लोग करते हैं कि जो एग्रीव्ड पर्सन होता है वो अपने लोकल थाने में इसकी कंप्लेन करता था। जो साइबर एक्ट हमारे यहाँ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में बना था उसमें इतने प्रावधान नहीं थे जिस तरह के इस समय अपराध हो रहे हैं। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के सभी थानों को केंद्रित करके CCTNS की एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी अपराध हो तो वह सीधे वह राज्य सरकार की उस एजेंसी के पास पहुंचेगा जहां से कि पूरे देश भर का नेटवर्क, देश भर के 16,347 थाने उससे जुड़े होंगे। और विशेष करके जिन जगहों पर पुलिस की पहुंच नहीं होती है उन्हीं जगहों पर इस तरह के साइबर अपराधी अपना ठिकाना बनाते हैं और कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से अपराध करते हैं। तो हमारे यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अपना नंबर जारी किया है और बहुत बड़ा सर्कुलर भी जारी किया है, वो मैं अभी आपको भेज दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 155260 एक नंबर जारी किया है अपना, जिसपे यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम होता है, मतलब आपके कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का कोई अपराध आपको आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए किया गया हो, आपके कंप्यूटर को कोई हानि पहुंचाने के लिए किया गया हो, आपके मान और सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए कोई कृत्य किया गया हो, तो यह साइबर क्राइम की परिधि में आता है। तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1930 पे और केंद्र सरकार के हेल्पलाइन नंबर 155260 पे कंप्लेन कर सकते हैं। जो केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत अब विद इन सेकेंड्स, मतलब यदि आपके आर्थिक मतलब OTP वगैरह के माध्यम से या लिंक्स के माध्यम से यदि आपके पैसे अकाउंट को खाली कर दिया गया है या पैसे का फ्रॉड किया गया है, तो यदि आप उस नंबर पे फोन करते हैं तो विद इन सेकेंड जो केंद्र सरकार की व्यवस्था है गृह मंत्रालय की, उसमें उस खाते में जिसमें यह पैसा आपका गया है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसकी सूचना तुरंत उस बैंक के केंद्रीय कार्यालय को दे दी जाएगी ताकि वो बैंक किसका है, वो बैंक में वो अकाउंट किसका है, ये सारी चीजें पता लगा करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो इसी की केंद्रीकृत व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका केंद्रीय कार्यालय बन रहा है जिससे देश भर के 16,000 से ज्यादा थाने जुड़े होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मोहित यादव जी आप साइबर एक्सपर्ट हैं और मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले ये जानकारी लेंगे कि किस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से जो पहल की जा रही है रोकने के लिए, साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए, वो कितनी कारगर साबित हो रही है।
जब हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। मतलब सिर्फ एक तरह का साइबर क्राइम नहीं है जो कि देखा जा रहा है आजकल। टोल फ्री नंबर के बारे में या कस्टमर केयर नंबर के बारे में भी काफी सारे फ्रॉड्स देखे जा रहे हैं। जब आप गूगल पे जाते हो और अगर कोई आप कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अपने कस्टमर केयर नंबर्स को गूगल पर अपलोड करा देते हैं। मतलब वहां गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ जाते हैं। अब उनको आप फोन करते हो कि HDFC का कस्टमर केयर नंबर चाहिए या ICICI का कस्टमर केयर, तो वो आपसे फ्रॉड कर लेते हैं। वो आपको बोलते हैं हम आपका ऑनलाइन KYC करवाएंगे और KYC कराने के लिए एक मोबाइल पे ऐप डलवाएंगे। अब जैसे ही वो आप ऐप डालते हो, आपका मोबाइल का सारे SMS जो हैं वो उनके पास चले जाते हैं। जब अब बात करते हैं SMS पे, तो आपके OTP सब उनके पास चले जाते हैं, तो वो आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है, सिर्फ एक तरह का साइबर क्राइम नहीं है। यहाँ पे फोन के साथ भी होता है, KYC के नाम पर भी हो रहा है, लॉटरी स्कैम्स भी हो रहे हैं, जॉब्स के स्कैम्स भी हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो ये जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, बहुत सारे प्ले स्टोर पर आप देखेंगे तो लोन एप्लीकेशंस हैं। जब फ्री की आप उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही आपको जल्दी से विदाउट किसी जांच, विदाउट किसी प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू जाए बिना आपके अकाउंट में 15-20 हजार रुपए इंस्टेंटली एकदम से आ जाता है, जो कि वो फ्रॉड पैसा होता है, जो कि बाहर की कंट्री से राउट कर इंडिया में लाया जाता है। उस पैसे को लोगों को एज अ लोन दे दिया जाता है। जैसे ही वो मोबाइल फोन पे ऐप इंस्टॉल करते हैं लोन के नाम पर, लोन लेने के लिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि लोन लेने के लिए हम बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन कर देते हैं। अब इंस्टॉल किया नहीं, आपने परमिशन यस 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 कर के दे दी, आपकी कैमरे की भी परमिशन वो ले लेते हैं, आपके फोन के अंदर कॉन्टैक्ट की भी परमिशन ले लेते हैं, लोकेशन की भी परमिशन, तो सारा डेटा अपने सर्वर्स पर अपलोड कर लेते हैं। अब जब वो डेटा उनके पास पहुंच जाता, बीच में ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिन मामलों में लोगों ने हालांकि सुसाइड तक लिया है। बीच में अभी केरला और साउथ में बहुत सारी ऐसी मामले हैं जिसमें हैरेसमेंट किया गया, फोटो को मॉर्फ कर गलत वीडियो के साथ मॉर्फ कर उनके पेरेंट्स को भेजा गया, उनके फैमिलीज को भेजा गया। इनफैक्ट कॉल्स पर उनको अब्यूसिव मैसेजेस किए जाते हैं कि ये इनसे लोन निकलवा दो या इनसे पैसा भरवा दो। लोगों ने 10,000 रुपए का लोन दिया, लेकिन 70 हजार रुपए उन्होंने उसकी किस्तें, उसका इंटरेस्ट पे किया। तो जो साइबर अटैक है वो कंप्यूटर से किया जाता है, फोन से किया जाता है, बहुत इजी होता है। आजकल क्रिमिनल्स इन सब चीजों में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जमाना है। पैसा इस कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा बिटकॉइन का एड्रेस या फिर कोई एक क्रिप्टो करेंसी का एक एड्रेस चाहिए होता है, और उसको डिसेंट्रलाइज होता है, पता भी नहीं चलता कि पैसा कब गया, कैसे गया, किसके पास गया। बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रैक करना। तो ऐसी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और इसका एक ही समाधान है कि जो लोग हैं उन लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहित यादव जी, लोग सतर्क हैं, यहाँ पर पूरी सतर्कता बरत भी रहे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साइबर अपराधी हैं, वो अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है, जैसे कि नोएडा में ये कॉल सेंटर टाइप का चलाया गया, जहाँ टोल फ्री नंबर दिया गया, जिस पर अगर लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो उस पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में भी मामला भी लंबित था, उस पर 30 फरवरी को सुनवाई हुई थी, और अब फिर से सुनवाई उस पर होनी आगे। देखिए, ये जो एक हमारी गृह मंत्रालय ने एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, जिसका एक टोल फ्री नंबर है 1930, जो ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है। बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है जो हर बैंक के साथ कनेक्टेड है, हर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इस 1930 पर कॉल कर आपके सिर्फ पैसों पर ही काम होता है। हमारा जो एक पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराइए। उस कंप्लेंट के अंदर डिटेल्स मेंशन कीजिए कि आपके साथ फ्रॉड कैसा हुआ, किस तरह से फ्रॉड हुआ। इनफैक्ट अगर आपको ऑनलाइन कोई परेशान कर रहा है, ऑनलाइन कोई आपकी फोटो चुराकर अपने अलग अलग सोशल मीडिया पर डालकर आपसे पैसे मांग रहा है या फोटो को मॉर्फ कर रहा है, ऐसी कंप्लेंट्स को भी आप cybercrime.gov.in, जो कि हमारा जो 1930 जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं,
जो कि 155260 पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये लेटेस्ट नंबर जो है 1930 है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से ऑपरेशन है। अब धीरे धीरे हमारी क्राइम जितने जितने बढ़ रहे हैं, हमें मल्टीपल सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, जो कि जहां से इस तरह की कॉल्स को इंटरसेप्ट किया जाए, जहां से लोग कंप्लेंट करें, और कंप्लेंट करने के बाद अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे ना जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं वो इतने फास्ट नहीं है। इवेंचुअली ये कंप्लेंट पहले कॉल सेंटर पे जाएगी, कॉल सेंटर से इन कंप्लेंट्स को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, जो भी नोडल बिल्कुल जो ऑफिसर है, प्रोसेस है मोहित जी वो काफी स्लो का। है। अगर उसमें तेजी लाई जाए, एक्शन क्विकली लिया जाए तो कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। सन्निकांत जी, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें कि जो लोग सोशल मीडिया का काफी ज्यादा यूज करते हैं और इस समय अधिकतम लोग देखा जाए किसी ना किसी वजह से सोशल मीडिया पर या फिर अन्य तरीकों से कहीं ना कहीं ये साइबर अपराध का शिकार जरूर हुआ है, साइबर अपराधों के चक्कर में जरूर फंसा, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड हो। तो लोग किस तरह से ये सतर्कता अपना रहे हैं और साथ ही जो उनको गाइडलाइंस बताई जा रही है उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर वो शिकार हो जाते हैं वो अपनी कंप्लेन दर्ज करते हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? आपकी जो बातें हैं वो बताई हैं, मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, इंस्टाग्राम के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, फोन कॉल के जरिए हो, फ्रॉड कॉल के जरिए हो, हर एक चीज में जो है अगर ये जो फ्रॉड कॉल या कोई भी चीज है उसमें साइबर क्राइम जो है वो भी क्रिमिनल जो है वो करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे हिंदुस्तान के अंदर साइबर क्राइम जो है ये काफी तादाद में काफी बड़े पैमाने पे जो है आज जो खड़ा हो चुका है। और सबसे ज्यादा हमारे लोगों को आज की डेट में सबसे पहले खुद अवेयर होना होगा कि इस तरीके की अगर कोई कॉल्स आती है या ऑलरेडी किसी पड़ोसी के साथ ये फ्रॉड हो चुका है, किसी के साथ धोखाधड़ी हो चुकी है, कोई इस तरीके में साइबर क्राइम के जरिए कहीं फंस चुका है, तो वो अपने आस पड़ोस के लोगों को सबसे पहले अवेयर करना चाहिए कि इस तरीके की कॉल्स को या ऐसे साइबर क्राइम को या ऐसे फेक कॉल्स को या फेसबुक के सेल, जैसे हमारे तनिष से बोला कि फेसबुक के जरिए लोगों को जो है उसको अपना वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर उसको इम्प्रेस किया जाता है और वहां पे उनकी बात होते उनकी ही वीडियो लेके उनको फिर एक्सपोज किया जाता है। जहाँ कहीं फ्रॉड कॉल के जरिए उनके ओटीपी, उनके बैंक के जरिए डिटेल ली जाती है। तो सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी ये है कि हमारी जनता, हमारी पब्लिक जो है वो अभी इतनी अवेयर नहीं हुई। ये टेक्निकली या ऑनलाइन जो कोई भी सिस्टम है इसको हमें किस तरीके से टैकल करना है। और खासकर हमारे गांव के लोग, दूर दराज एरिया के लोग, जिनको अभी तक नहीं पता कि जो हमारी फोन कॉल्स है या हमारे ऑनलाइन सिस्टम है इनको किस तरीके से चलाना है और किस तरीके से इनको करना है। और हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज की डेट में इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, इतना उनको ऑनलाइन सिस्टम करवाने के लिए मांगा जाता है कि वो एक आम आदमी, एक अनपढ़ बेचारा, एक गरीब आदमी वो डॉक्यूमेंट दे के दोबारा नहीं पूछ सकता कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करने हैं। तो उसके जरिए बैंकिंग का जो फ्रॉड है ये वहां से फिक्स हो गए। अपने क्रिमिनल जो है साइबर क्राइम वाले ये उनको देखते हैं कि कौन गांव से है, कौन किस एरिया से है, उसको रिसीव करके उसके साथ धोखाधड़ी की बात करते हैं, फेक लॉटरी सिस्टम के जरिए हो जाए। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर अवेयरनेस लाने की सबसे पहले जो है वो बात की जाए। और उसके बाद रही हमारा प्रशासन, अगर जैसे आपने कहा कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर पुलिस कमिश्नर जी ने एक इनिशिएटिव लेते हुए ये पूरा 24 आवर्स जो है सर्विस देने का काम किया है, ऐसे इनिशिएटिव पूरे जम्मू कश्मीर क्या, पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे एरिया में जो है ये चीज को लेना चाहिए और इनिशिएटिव लेने चाहिए। और साइबर क्राइम सेल है, यहाँ पे एंटी नार्कोटिक्स सेल है, लेकिन उसको फास्टिंग प्रोसेस में लाना ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और हम लोगों को जितना लोगों को जागरूक कर सकते हैं इस चीज में वो करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आज की डेट में टेलीकॉम हो, टेक्निकल सेंटर वालों ने या डिपार्टमेंट ने जब भी कोई कॉल्स आती है तो वो बराबर ट्रू कॉलर के ऊपर फ्रॉड कॉल करती है, स्पैम कॉल करती है। तो वो हमें देखना चाहिए ये फ्रॉड कॉल है, स्पैम कॉल है, तो इसको हम ना पिक करें और अपने आस पड़ोस के लोगों को ये भी बताएं कि इस तरीके की कोई भी कॉल्स आए, कोई भी चीज आए तो पहले आप कंसर्न डिपार्टमेंट में या बैंक में या कहीं जाके पूछिए कि इस तरीके की कॉल आई है तो क्या वो आपने ही करवाई है किसी और ने करवाई।
सबसे बड़ी बात है कि हमें अवेयरनेस सबसे पहले चाहिए कि लोगों को कैसे जागरूक। बिल्कुल, अवेयरनेस यहाँ पर बहुत जरूरी है सनी जी। शशांक जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें, अभी हाई कोर्ट में भी ये मामला लंबित है, झारखंड हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और ईडी की तरफ से वहां पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। 30 फरवरी को सुनवाई थी, ट्राई से रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो, या फिर अब ये एक टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जिसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो ये कितना कारगर साबित हो सकता है और इसके अलावा और हम क्या कुछ पहल कर सकते हैं जिससे लोग इससे जागरूक रहे और सावधान रहे? प्रकार के अपराध हो सकते हैं जी, जितने भी प्रकार के अपराध आईपीसी इंडियन पिनल कोड में लिखे हुए हैं, वे सारे अपराध इस समय कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं जी। उन अपराधों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उन ऐसी सूचनाओं को आप किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए, किसी अपने ऐसे दोस्त को मत दीजिए जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके किसी दुश्मन तक पहुंचे। किसी अननोन कॉल पे कोई रिस्पॉन्ड मत करिए। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं वाराणसी का। एक यहाँ पर सज्जन थे, उनको झारखंड के जामताड़ा से, जिसका अभी आपने जिक्र किया, वहां से एक व्हाट्सएप कॉल आई और उन लोगों ने व्हाट्सएप कॉल पे उनको दिखाया कि वे उनको एक फोर्ज उनके साथ एक वीडियो क्रिएट किया। और मैं आपको बताऊं, उस वीडियो से वो इतना डर गए, उनको लगा कि क्या ये मेरा मान सम्मान प्रभावित हो जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। उन्होंने आत्महत्या कर ली यहाँ वाराणसी में। मतलब स्थिति ये है कि जितने भी तरह के अपराध हो सकते हैं वे साइबर क्राइम के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसलिए साइबर क्राइम के साथ साथ इंडियन पिनल कोड की भी धाराएं लगाई जा रही हैं और बहुत तो सारे ऐसी और कौन सी सरकार के धाराएं, द्वारा मजबूत धाराएं लगाई जा सकती हैं जिस पर इस साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सके, जो अपराधी उनमें भी खौफ उत्पन्न हो सके? क्योंकि यहाँ पर जो वर्किंग है, जो यहाँ पर एक्शन लिए जाते हैं वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से जो अपराधी है वो छूट जाते हैं। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में धाराएं बहुत ऐसी हैं जिनमें सजा बहुत कम है। मैक्सिमम सजा 3 साल तक की है। और जो 66A था, जो सबसे प्रभावशाली धारा थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। अब अगर किसी भी सूचना का या किसी को डिफेम करने का कोई अगर बयान दिया जाता है सोशल मीडिया पे या साइबर क्राइम किया जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नहीं आएगा। फिर वो आईपीसी की धाराओं के तहत ट्रायल होगा। और फिर आईपीसी की धारा जैसे 505 एक और उसका सब क्लास 1 और 2 है, उसके तहत हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह का अपराध किया गया है, जैसे मान लीजिए आर्म्स एक्ट का अपराध किया गया है, जैसे कोई आर्म्स की स्मगलिंग कर रहा है, आर्म्स का शो कर रहा है, कोई किसी को वीडियो भेज के धमका रहा है, तो इन सब दिशाओं में हम लोग आर्म्स एक्ट की धाराएं, आईपीसी की धारा 505 1 और 2 और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ, जैसे बहुत बार होता है क्या कि वीडियो बना लेते हैं फोर्स तरीके से, फोटो लेकर के, और उसके बाद उसको उसमें वो करते हैं, बिल्कुल, उसके बाद धमकी देते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, नहीं तो आप पैसे दीजिए। लगातार पैसों की डिमांड यहाँ पर जो साइबर अपराधी वो करते रहते हैं। ये अपराध सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन्स के साथ हो रहा है, क्योंकि उनको ऑपरेट करने आता नहीं है। वे व्हाट्सएप कॉल और अन्य जो सोशल मीडिया के वो उनको रिसीव कर लेते हैं और फिर उधर से आपको एक ऐसा वीडियो बना के मिक्सिंग की जाएगी। बिल्कुल, ये वीडियो बना के भेजा जाता है और साथ ही उससे आपको धमकाया जाता है और ये बार-बार कहा जाता है YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह की इस तरह की धमकियां दी जाती है। आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। तो साइबर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा और इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और अगर साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लगी, कंट्रोल नहीं किया गया, तो मामले लगातार बढ़ते जाएंगे और मासूम लोग आए दिन साइबर ठगी का शिकार होते रहेंगे। इसलिए अगर आप भी साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो बताए गए इन तरीकों को अपनाएं और बिना डरे आप पुलिस कंप्लेन जरूर कराएं। आपकी एक सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।